अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे यूरिनरी सिस्टम। हमने ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिर हमने नेफ्रॉन्स का पढ़ा, डिफरेंट टाइप के नेफ्रॉन्स कौन कौन से किडनी के अंदर पाए जाते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स थे और मेडुलरी नेफ्रॉन्स थे। अब हम ये जो नेफ्रॉन है, सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, अब हम इसको स्टडी करेंगे। थ्योरी पढ़ने से पहले, पॉइंट समझाने से पहले एक डायग्राम है जो आपको समझानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, फिर आपको उसकी समझ आएगी थ्योरी की। तो बेटा इसके ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये? एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। एक सिंगल नेफ्रॉन के अंदर होता क्या है कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ग्लोमेरुलस, ये जो गोल सी चीज़ बनी हुई है। एक तो इस गोल सी चीज़ के ऊपर ये ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा सा होता है, जिसके इर्द गिर्द येलो कलर की कवरिंग है। जो कवरिंग है ना इसके इर्द गिर्द, वो कहलाएगी बोमेन कैप्सूल। और ये कैपिलरीज का जो एक टफ्ट है, गुच्छा सा है, वो क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ a glomerulus is a network of capillaries around which there is a cup shaped swelling which is known as Bowman capsule। अब इस कैपिलरीज का को जो गुच्छा है, इसकी कैपिलरीज के अंदर जो आर्ट्रियोल आ रहा है, आर्टरीज आ रही हैं, उस आर्ट्रियोल को हम कहेंगे क्या? एफरेंट आर्ट्रियोल विच एंटर इनटू दिस ग्लोमेरुलस। और जो यहाँ से ब्लड वेसल निकल रही है इस ग्लोमेरुलस से, वो क्या कहलाएगी? इफ्रंट आर्ट्रियोल। क्या कहलाएगी? इफ्रंट आर्ट्रियोल जो निकल रही है। और एफरंट कौन सी है? जो इस ग्लोमेरुलस के अंदर आर्ट्रियोल एंटर हो रही है। और इसके इर्द गिर्द जो कप शेप्ड स्वेलिंग है येलो कलर की, जो आपको ये नज़र आ रही है, ये कप शेप्ड स्वेलिंग क्या कहलाएगी? बोमेन कैप्सूल। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखें कि जो बोमेन कैप्सूल है ये मज़ीद कन्व्यूलेटेड हो रहा है। कन्व्यूलेटेड होकर ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ, फिर मज़ीद ये कन्व्यूलेटेड होकर यहाँ पे एक जो है वो बन रहा है, ट्यूब बन रही है। अब हमने इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखें बोमेन कैप्सूल फर्दर कन्व्यूलेटेड हो गया किसके अंदर? ट्यूब्स के अंदर। ये कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं, जो बोमेन कैप्सूल की एक्सटेंशंस हैं, यहाँ पर ये क्या कहलाएंगी? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। क्या कहलाएंगी? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डीप डाउन होती हैं। डीप डाउन होकर वो क्या बनाती हैं? डिसेंडिंग लिम्फ। जो नीचे वाली आ रही है इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग। फिर ये जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये ऊपर वाली जो लिम्फ बन रही है या ट्यूब बन रही है, इसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग लिम्फ। असेंडिंग लिम्फ मज़ीद कन्व्यूलेटेड हो रही है, तो यहाँ पे जो कन्व्यूलेशंस बन रही हैं, कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स बन रही हैं, गुच्छा सा बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टल ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया? क्या कहेंगे? डिस्टल ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर जो है वो चेंज हो रही है। उस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। बेटा ये अभी तक जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बताए हैं, ये बोमेन कैप्सूल की एक्सटेंशन से बन रहे हैं। बोमेन कैप्सूल एक्सटेंड डाउन होकर कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बनाता है, विच आर नोन एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद जो नीचे एक ट्यूब आती है, दिस इज़ नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद जो ऊपर जा रही है, दिस इज़ नोन एज असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद कन्व्यूलेशंस हो रही हैं, दे आर नोन एज डिस्टल ट्यूब। और फिर एक लॉन्ग ट्यूब बन रही है, दिस इज़ नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है यहाँ तक? ये बोमेन कैप्सूल के स्ट्रक्चर थे। फिर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो ये ग्लोमेरुलस है, नेटवर्क जो है कैपिलरीज का, ये ग्लोमेरुलस, इस ग्लोमेरुलस से जो कुछ कैपिलरीज निकल रही हैं नीचे की तरफ, अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ ये एक जाल सा बन रहा है। कुछ ये रेड कलर का है और कुछ ब्लू है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी क्या वेसल्स भी हैं, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर बेटा जो ये जाल सा बन रहा है किसका? ब्लड कैपिलरीज का या ब्लड वेसल्स का, जो यहाँ पे जाल सा बन रहा है, इस जाल को हम क्या कहेंगे? इस पूरे जाल को हम कहेंगे वेजा रेक्टा। क्या कहेंगे? वेजा रेक्टा। दे आर नोन एज वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा क्या है? ब्लड वेसल्स का एक जो है वो यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है, नेट बना हुआ है, उसको हम कहेंगे वेजा रेक्टा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो हमने बात की थी ना डिसेंडिंग लिम्फ की, असेंडिंग लिम्फ की, ये थे बोमेन कैप्सूल की एक्सटेंशंस। इन दोनों, ये देखें इस तरह का लूप बन रहा है, इस तरह का, यहाँ पर येलो कलर का ये लूप नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला ये लूप, इस लूप को हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में कितने लिम्स होते हैं? ये कितनी ट्यूब्स होती हैं? 2। एक डिसेंडिंग होती है और एक कौन सी होती है? असेंडिंग। क्लियर है स्ट्रक्चर इसके यहाँ तक? और अब आप देखें कि
इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं या इस डिस्टल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल सारी की सारी क्या कहलाएंगी? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। क्या कहलाएंगी? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। ये स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर हम इसको ज़रा थ्योरी पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए। हमने कहा कि हर नेफ्रॉन के अंदर, जब हर नेफ्रॉन एंड होता है कप शेप स्वेलिंग में, उसको हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। और ये कप शेप स्वेलिंग किसके इर्द गिर्द होती है? एक कैपिलरीज की बाल होती है, उस बाल को हम क्या कहते हैं? बाल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। द बाल ऑफ कैपिलरीज अराउंड विच द बोमेन कैप्सूल इज प्रेजेंट। ग्लोमेरुलस जो है, बाल ऑफ कैपिलरीज है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। किसके थ्रू? थ्रू कैप्सूल एट इट अराइव्स थ्रू द एफरेंट आर्टियोल। जैसे ही ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ब्लड आएगा तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेट करेगा। थ्रू कैप्सूल का मतलब कि ब्लड सर्कुलेट जब करता है तो ब्लड का जो वेस्ट है ना वो इस कैप्सूल में आ जाता है। कौन से कैप्सूल में? बोमेन कैप्सूल। बेटा आप इसको इस तरह समझें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टेनर है, जिसको आप कह दें ना कि स्टेनर है, जैसे कि ये गोल सी स्टेनर है। इस गोल सी स्टेनर के अंदर यहाँ पर पोर्स हैं और नीचे एक कप शेप चीज़ है, तो इसको आप ग्लोमेरुलस समझें। ये कप शेप जो चीज़ है इसको आप समझें बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पर जो पोर्स हैं, इन पोर्स के यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं ढेर सारी। इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर वेस्ट होगा, तो वो जो वेस्ट है इन पोर्स के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल से फिर ये वेस्ट जो है वो सारा कहाँ चला जाएगा? बोमेन कैप्सूल की जो एक्सटेंशंस हैं, मींस लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह, वहाँ से होता हुआ नेक्स्ट जाएगा। यहाँ तक आप ये समझें कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड एंटर हुआ एफरेंट आर्टियोल के थ्रू, उस ब्लड के अंदर इतना वेस्ट होगा वो स्पोरस जो है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा। किसके अंदर? बोमेन कैप्सूल के अंदर। Glomerulus circulate blood through the capsule as it arrives through the afferent arteriole और leaves। इस ग्लोमेरुलस से, इस बोमेन कैप्सूल से जो ब्लड वेसल निकल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? इफरेंट आर्टियोल। ब्लड वेसल्स जो हैं, जब इफरेंट आर्टियोल निकलती है तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं? मज़ीद अब डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड होकर ये इन तमाम ट्यूब्स के इर्द गिर्द बोमेन कैप्सूल, उसके अलावा आ जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, इन सब के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं? ब्लड वेसल्स आपके नेटवर्क बना लेती हैं, इनके इर्द गिर्द इंटरमिंगल हो जाती हैं, नेटवर्क बना लेती हैं कैपिलरीज का। तो उन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम कहेंगे क्या? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज विच आर अराउंड दीज ऑल ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया? बोमेन कैप्सूल मज़ीद डिवाइड होकर कौन सी ट्यूब बनाएगा? सबसे पहले प्रॉक्सिमल। यहाँ पे अगर बोमेन कैप्सूल था, यहाँ डिवाइड होकर इसने क्या बनाया? प्रॉक्सिमल। फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ और यहाँ डिस्टल, और फिर यहाँ आके कौन सी बना लेगा? यहाँ आके कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बनेगी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर आपको पता है दो आ जाएंगे, डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम। फिर उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल होगी। डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर जितना वेस्ट होगा वो सारे के सारा एम्पटाई कहाँ करेगी? वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहाँ पर जाके ऊपर, कितने नेफ्रॉन्स हैं किडनी में? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। हर नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जब आ जाएगा यूरिन, तो तमाम नेफ्रॉन्स की तमाम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इस यूरिन को कहाँ पर ड्रेन करेंगी? जाके पेल्विस के अंदर। कहाँ पर करेंगी? पेल्विस के अंदर। पेल्विस कौन सा है? यहाँ पेल्विस के अंदर। इन तमाम नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट सारे का सारा यूरिन यहाँ पेल्विस में आके क्या करेंगी? ड्रेन करेंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस पासिस थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स एंड इज प्रोसेस्ड अल्टीमेटली फॉर यूरिन प्रोडक्शन। जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड की से वेस्ट निकला था, फिल्ट्रेट होके आया था ना बोमेन कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड था उसकी फिल्ट्रेशन हुई और वेस्ट सारा कहाँ पर आ गया? वेस्ट सारा आ गया बोमेन कैप्सूल में। तो उस वेस्ट को भी हम यूरिन नहीं कहेंगे, उस वेस्ट को हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। क्योंकि उस फिल्ट्रेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोबारा ब्लड में जाती हैं और उसके बाद फिर वो प्रोसेस हो के उससे फिर यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज इंटरमिंगल हुई हुई हैं, ये पढ़ा है हमने। प्रॉक्सिमल
और डिस्टल टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। कौन से नेफ्रॉन? जो कि बॉर्डर पर हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर पर हैं। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर कुछ एडिशनल कैपिलरीज एक्सटेंड डाउन होके क्या बनाती हैं? वेजा रेक्टा। अब ये बात आपकी समझने की है कि वेजा रेक्टा कौन सी, आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना वेजा रेक्टा, ये जो जाल बना हुआ है ब्लड वेसल्स का, आपको ब्लू और रेड कलर का जाल नज़र आ रहा है, दिस नेटवर्क इज़ नोन एज वेजा रेक्टा। ये वेजा रेक्टा नेटवर्क सिर्फ जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स के अंदर होगा या मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर होगा। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, जो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनका ये जो वेजा रेक्टा है ये नहीं होता, उनके अंदर वेजा रेक्टा नहीं होता। इट्स मीन उनके अंदर ये जो लूप ऑफ हेनले है ये बहुत छोटा सा होता है। यहाँ तो लंबा सा है ना लूप ऑफ हेनले, वहाँ पे सिर्फ यहाँ इतना सा लूप ऑफ हेनले होगा और उसके इर्द गिर्द वेजा रेक्टा भी नहीं होगा। ये किस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है? वो नेफ्रॉन जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, जो बॉर्डर पे प्रेजेंट है, और उनका ये जो लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेजा रेक्टा भी बना रही हैं। द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले डीप होता है, लॉन्ग होता है इनटू द मेड्यूला, और इन नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द लॉन्ग जो लूप जो है लूप ऑफ हेनले, उसके इर्द गिर्द वेजा रेक्टा भी बनता है। जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है कॉर्टेक्स के रेंज के अंदर होती हैं, कॉर्टिकल रीजन्स में होती हैं किडनी के, उनके अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है और उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल का इस तरह का जाल भी नहीं होता, मतलब उनके अंदर वेजा रेक्टा फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर है? हमने क्या कहा कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर एडिशनल कैपिलरीज नीचे की तरफ एक्सटेंड डाउन होके वेसल्स का एक लूप बनाएंगी अराउंड द लूप ऑफ हेनले, विच लूप इज़ नोन एज वेजा रेक्टा। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह प्रोसेस होता है किडनी के अंदर, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहली बात है फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन, फिर है रीअब्जॉर्प्शन और फिर है सीक्रेशन। फिल्ट्रेशन में देखें, सबसे पहले ब्लड जैसे ही ग्लोमेरुलस के थ्रू पास होगा, फिल्टर होके ब्लड की फिल्ट्रेशन जब होगी ना, ब्लड से जो वेस्ट होगा वो वेस्ट सारा पोरस ग्लोमेरुलस के थ्रू वोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। इट इज़ स्पेसिफिकली फिल्टर्ड एयर, यहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई है, ब्लड से वेस्ट निकला है। अनलाइक एट द अदर पार्ट ऑफ द वेसल्स, बिकॉज ग्लोमेरुलस की जो वाल्स हैं वो ही सिर्फ पोरस होती हैं। बाकी ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं ना, उनके अंदर जो पोर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते और उनकी जो है वो साइज़ भी इतना नहीं होता। लेकिन ग्लोमेरुलस की जो वाल्स हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर पाए जाने वाली जो कैपिलरीज हैं वो पोरस ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पर जो ब्लड है जब वो आता है तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड क्या होगा? प्रेशर से ब्लड आएगा। जब प्रेशर से ब्लड आएगा तो प्रेशर, जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर होगा तो प्रेशर से क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होके नीचे आ जाएगा वुमेन कैप्सूल में। आप इसको बेटा इस तरह एग्जांपल को समझें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कपड़ा हो मलमल का और उसके अंदर पोर्स हों काफ़ी ज़्यादा, तो उसके अंदर जब हम कोई चीज़ डाल लें और उसके ऊपर प्रेशर लगाएं तो वो उन पोर्स के थ्रू को जो हमने लिक्विड चीज़ डाली है तो वो उन पोर्स के थ्रू फ़ौरन से नीचे आएगी। बिल्कुल इसी तरह ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो ग्लोमेरुलस की वाल्स जो पोरस हैं उन पोर्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ब्लड की कहाँ आ जाएंगी? वुमेन कैप्सूल में आ जाएंगी। अब यहाँ पर ब्लड हुआ फिल्टर, इस फिल्टर को प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन किस वजह से हुई है? फिल्ट्रेशन हुई है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये जहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हुई है उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब फिल्ट्रेट जो चीज़ आ गई है वुमेन कैप्सूल के अंदर आ गई है, इस चीज़ को हम लिक्विड सारे को क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ब्लड के जो फिल्टर होता है तो ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं? उनमें सिर्फ वेस्ट नहीं होता, वेस्ट के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इनके अंदर नंबरस यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज का साइज़ छोटा होता है तो वो ग्लोमेरुलस की पोर से निकल आता है। अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ साल्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि ग्लोमेरुलस की पोरस वाल से जो है वो मूव करके वुमेन कैप्सूल में आ जाएंगी। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई हैं फिल्ट्रेट में, अब इनको तो दोबारा ब्लड में जाना चाहिए, तो इनकी रीअब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है। ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड। कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होंगे? फिल्ट्रेट वुमेन कैप्सूल से कहाँ जाएगा?
प्रॉक्सिमल टिब्यूल में, ठीक है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वापस ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। मतलब कि जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स के अंदर आता है तो इस फिल्ट्रेट में से इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्लड वेसल जो इसके इर्द गिर्द होंगी उनके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब प्रॉक्सिमल टिब्यूल से ये फिल्ट्रेट पास होता हुआ फिर कहाँ जाएगा, नीचे डिसेंडिंग लिम्ब में, फिर जाएगा असेंडिंग लिम्ब में, फिर कहाँ पे जाएगा, फिर ये जाएगा असेंडिंग लिम्ब के बाद ये जाएगा डिस्टल टिब्यूल्स में, डिस्टल टिब्यूल से फिर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर, ये इसका एक पाथवे है। क्या होगा कि ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स एंड व्हेन फिल्ट्रेट लीव द प्रॉक्सिमल टिब्यूल, जब ये लीव करता है ना प्रॉक्सिमल टिब्यूल से नीचे जाता है लूप ऑफ हेनले में, तो इसमें मोस्टली इस फिल्ट्रेट में नाइट्रोजन के वेस्ट होते हैं। वो यूजफुल चीज़ें क्या हो जाती हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स टू द ब्लड वेसल्स। प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो दोबारा फिल्ट्रेट से ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी। और वो ब्लड वेसल कौन सी हैं प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स के इर्द गिर्द, उनका नाम है पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। फिर उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ब्लड के अंदर कुछ आइंस वगैरह रह जाते हैं जिनका बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, तो उनको दोबारा से इस फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्रीशन। तो सिक्रीशन कैसे होती है, ट्यूबुलर एपिथेलियम, ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो सिक्रीट। अब यहाँ पर ट्यूबुलर एपिथेलियम हम किसको कह रहे हैं, ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनकी जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है वो कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट कर देती हैं ल्यूमेन के अंदर। दिस सिक्रीशन इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड इज़ मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयंस टू बैलेंस द पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल। क्लियर हो गया कि ट्यूब्यूल जो एपिथेलियम ट्यूबुलर एपिथेलियम है, ब्लड वेसल्स हैं, वो सिक्रीट करती हैं कुछ सब्सटेंस को ल्यूमेन के अंदर। ल्यूमेन का मतलब ये है, यहाँ पे मैं ल्यूमेन आपको समझाती हूँ ल्यूमेन हम किस चीज़ को कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लड जो वेसल रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, इस ब्लड वेसल से कुछ आयंस, हाइड्रोजन आयंस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ बाहर यहाँ पर कौन से आयंस आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन, ल्यूमिन में आ गए। ल्यूमिन से ये हाइड्रोजन आयन दोबारा कहाँ चले जाएंगे, कहाँ पर चले जाएंगे, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर ये क्या हो जाएंगे, सिक्रीट हो जाएंगे। पहले ब्लड से सिक्रीट होंगे ये हाइड्रोजन आयंस इस ल्यूमिन के अंदर, जो इसके वेसल्स के बाहर वाला जो एरिया ना ये ल्यूमिन कहलाएगा। ल्यूमिन से ये हाइड्रोजन आयंस इन लूप ऑफ हेनले के अंदर एंटर हो जाएंगे। क्लियर है। द ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो सिक्रीट, ब्लड वेसल्स के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस है वो सिक्रीट होंगे, सब्सटेंस सिक्रीट होंगे ल्यूमिन के अंदर। सिक्रीशन बहुत सेलेक्टिव होती है और क्या चीज़ सिक्रीट होती है ब्लड से, हाइड्रोजन आयंस, ताकि जो फिल्ट्रेट है, यूरिन है जो, उसकी पीएच मेंटेन हो, जो कि तमाम ट्यूब्स के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ तक था आपका कि जो किडनी है हमारा वो किस तरह क्या करता है, फंक्शन करता है।